व्यवहार ही धन की कुंजी। आलोक और सुमन की गाथा। अध्याय 1। परिचय। दो भिन्न धाराएं। एक समय की बात है। भारत के एक हलचल भरे शहर में दो युवा महत्वाकांक्षी आत्माएं थीं, आलोक और सुमन। दोनों ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे, खासकर वित्तीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में। लेकिन उनके रास्ते और दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। आलोक एक तेज तर्रार और बुद्धिमान युवा था। उसने प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों से वित्त की गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी जुबान पर शेयर बाजार के नवीनतम रुझान, कंपनियों के वित्तीय विश्लेषण और जटिल आर्थिक सिद्धांत हमेशा रहते थे। उसे लगता था कि वित्त एक ऐसा खेल है जहां ज्ञान ही शक्ति है, और जिसके पास सबसे अधिक जानकारी और सबसे परिष्कृत रणनीतियां हैं, वही विजेता बनता है। आलोक का मानना था कि वह अपनी बुद्धिमत्ता और शिक्षा के बल पर बाजार को पछाड़ सकता है। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बातें करता, नवीनतम हॉट स्टॉक्स की सिफारिशें देता और उन लोगों का मजाक उड़ाता जो सुरक्षित निवेशों में विश्वास रखते थे। वह तेजी से अमीर बनने के सपने देखता था और अक्सर उच्च जोखिम, उच्च रिटर्न वाले निवेशों में हाथ आजमाता था। उसके लिए पैसा कमाना एक बौद्धिक चुनौती थी, एक ऐसी पहेली जिसे उसे अपनी तेज बुद्धि से सुलझाना था। शहर के दूसरे छोर पर सुमन रहती थी। सुमन की वित्तीय शिक्षा आलोक जितनी व्यापक नहीं थी। उसने कॉलेज में वाणिज्य का अध्ययन किया था, लेकिन उसकी दुनिया किताबों से ज्यादा व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित थी। वो एक साधारण परिवार से आती थी, जहां पैसे की बचत और सोच समझकर खर्च करने की आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई गई थीं। सुमन की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी धैर्य, अनुशासन और विनम्रता थी। वो बाजार की चमक दमक या नवीनतम सनक से आसानी से प्रभावित नहीं होती थी। उसका मानना था कि धन एक धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है, जिसे नियमित रूप से पानी और पोषण की आवश्यकता होती है, न कि एक जादू की छड़ी जो एक रात में सब कुछ बदल दे। वो हमेशा अपने बजट का पालन करती थी, नियमित रूप से बचत करती थी और अपने निवेशों को विविधतापूर्ण रखती थी। उसकी प्राथमिकताएं सुरक्षा और स्थिरता थीं, न कि त्वरित लाभ। आलोक अक्सर सुमन के पुराने जमाने के वित्तीय दृष्टिकोण का मजाक उड़ाता था। सुमन, वो एक बार बोला था, तुम कब तक उन छोटी मोटी बचत योजनाओं में फंसी रहोगी? आज का बाजार गति का खेल है। तुम्हें जोखिम लेना होगा, बड़ी चालें चलनी होंगी, तभी तुम सचमुच अमीर बन पाओगी। सुमन बस मुस्कुरा देती। आलोक, उसने नम्रता से कहा, कभी कभी धीमी और स्थिर दौड़ ही जीत जाती है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार उससे कहीं ज्यादा। आलोक को सुमन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लगा कि वो बस अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए बहाने बना रही है। उसने अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के पंख फैलाकर उड़ने का फैसला किया, जबकि सुमन ने जमीन पर मजबूती से पैर जमाए रखने का निश्चय किया। दो भिन्न धाराएं एक ही गंतव्य की ओर बढ़ती हुईं, लेकिन उनके मार्ग इतने विपरीत थे कि भविष्य में उनके लिए क्या चुनौतियां और सीख छिपी थीं, ये कोई नहीं जानता था। वित्तीय दुनिया में, जहां ज्ञान को अक्सर सर्वोच्च माना जाता है, व्यवहार की इस छिपी हुई शक्ति जल्द ही अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने वाली थी। अध्याय 2। आलोक की उड़ान और गिरावट। आलोक की शुरुआत आशाजनक थी। अपने व्यापक ज्ञान और नवीनतम बाजार रुझानों पर पकड़ के साथ उसने कुछ शुरुआती निवेशों में त्वरित लाभ कमाया। उसने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कुछ उभरती कंपनियों में निवेश किया था और बाजार की लहर पर सवार होकर उसके निवेशों ने उम्मीद से ज्यादा तेजी से वृद्धि की। ये सफलताएं आलोक के आत्मविश्वास को और बढ़ा रही थीं, जिससे उसे ये विश्वास होने लगा था कि वो बाजार को आसानी से मात दे सकता है। देखा सुमन, उसने एक बार कॉफी शॉप में कहा था, अपने लैपटॉप पर अपनी शानदार पोर्टफोलियो रिपोर्ट दिखाते हुए, तुम्हारा वो धीमी और स्थिर तरीका अब काम नहीं आता। मैंने 3 महीनों में ही उतना कमा लिया है जितना तुम शायद 3 सालों में कमाओगी। सुमन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, खुशी है तुम्हारे लिए आलोक, बस ये याद रखना, बाजार का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। आलोक को सुमन की ये सावधानी भरी टिप्पणी एक ईर्ष्यालु प्रतिक्रिया लगी। उसे लगा कि सुमन उसकी सफलता से जल रही है। अपने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ आलोक ने और अधिक जोखिम भरे दांव खेलने शुरू कर दिए। उसने अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा कुछ उन कंपनियों में लगा दिया जिनके बारे में टिप्स उड़ रही थीं। उसने अपनी सारी पूंजी एक ही क्षेत्र में केंद्रित कर दी, क्योंकि उसे लगा कि वो क्षेत्र अगला बड़ा चीज बनने वाला है।
फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस पर हावी हो गया था। जब भी कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा होता तो उसे लगता कि वो मौका गंवा रहा है और बिना पूरी रिसर्च किए उसमें निवेश कर देता। वो अक्सर उन विशेषज्ञ विश्लेषकों की बातों को ही सुनता था जो उसकी पहले से बनी हुई धारणाओं की पुष्टि करते थे। पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। जिन विश्लेषकों ने चेतावनी दी उन्हें वो निराशावादी कहकर टाल देता। उसने ये मानना शुरू कर दिया था कि उसकी अपनी अंतर्ज्ञान ही सबसे सटीक मार्गदर्शक है। लेकिन बाजार, जैसा कि सुमन ने कहा था, अप्रत्याशित होता है। एक दिन वैश्विक आर्थिक मंदी की खबरें आने लगीं। बाजार में अचानक गिरावट आ गई। आलोक के पसंदीदा तकनीक शेयरों की कीमतें तेजी से गिरने लगीं। पहले तो उसने इसे अस्थायी सुधार मानकर अनदेखा कर दिया। उसने सोचा कि बाजार जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसके शेयर फिर से ऊपर उठेंगे। लेकिन गिरावट जारी रही। अब आलोक को घबराहट होने लगी थी। उसके पोर्टफोलियो का मूल्य हर दिन कम होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके ज्ञान ने उसे ये नहीं सिखाया था कि भावनात्मक दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देनी है। उसे पता था कि गिरते बाजार में बेचना नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर का डर उसे चीख चीख कर कह रहा था कि जितना बचा सको बचा लो। वो अपनी घाटे वाली स्थिति से बाहर निकलने में हिचक रहा था। हानि से बचाओ, लॉस अवर्जन। उसने अपने नुकसान को वास्तविक बनाने से इनकार कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद जब उसके निवेश का एक बड़ा हिस्सा डूब चुका था, आलोक ने अंततः हार मान ली और भारी नुकसान पर अपने शेयर बेच दिए। उसका पूरा आत्मविश्वास टूट गया था। उसकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही हफ्तों में गायब हो गया था। आलोक की उड़ान एक दर्दनाक गिरावट में बदल चुकी थी। इस अनुभव ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वित्त केवल ज्ञान का खेल है या इसमें कुछ और भी है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाया था। उसकी डिग्री और उसके चार्ट पढ़ने की क्षमता ने उसे भावनात्मक निर्णयों और बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं बचाया था। वो जानता था कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन कहाँ से शुरू करे उसे पता नहीं था। अध्याय 3, सुमन का स्थिर कदम। जब आलोक अपने वित्तीय तूफान में फंसा हुआ था, सुमन अपनी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए हुए थी। उसकी वित्तीय यात्रा उतनी नाटकीय या रोमांचक नहीं थी जितनी आलोक की, लेकिन वह अविचल और प्रगतिशील थी। सुमन ने अपनी पहली नौकरी से ही बचत करना शुरू कर दिया था। उसने हमेशा स्वयं को पहले भुगतान के सिद्धांत का पालन किया था। हर महीने अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत पहले बचत और निवेश के लिए अलग रख देती थी, इससे पहले कि वह किसी अन्य खर्च के लिए सोचती। यह एक साधारण आदत थी, लेकिन इसकी निरंतरता ने इसे एक शक्तिशाली उपकरण बना दिया था। उसने एक आपातकालीन निधि बनाई थी जो उसे कम से कम 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। यह उसके लिए एक सुरक्षा जाल था जिसने उसे वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ मानसिक शांति दी थी। उसने आलोक की तरह कभी भी किसी एक सेक्टर या स्टॉक पर दाव नहीं लगाया। इसके बजाय उसने अपनी निवेशों को विविधतापूर्ण रखा था, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ सरकारी बॉन्ड्स में और कुछ स्थिर लाभांश देने वाले ब्लू चिप शेयरों में। उसका निवेश दर्शन सभी अंडे एक टोकरी में नहीं पर आधारित था। जब बाजार में तेजी आती तो सुमन खुश होती, लेकिन उत्तेजित नहीं। जब बाजार में गिरावट आती तो वो घबराती नहीं, बल्कि इसे अतिरिक्त निवेश करने के अवसर के रूप में देखती। औसत लागत रणनीति, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। उसने याद रखा कि सस्ते में खरीदना हमेशा बेहतर होता है। जब आलोक अपने नुकसान की कहानियां सुनाता तो सुमन ध्यान से सुनती, लेकिन वो अपनी रणनीति से विचलित नहीं होती। उसे पता था कि भीड़ का अनुसरण करना अक्सर वित्तीय बर्बादी की ओर ले जाता है। उसने अपने रिसर्च पर भरोसा किया, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ली और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वयं के स्वभाव और लक्ष्यों के अनुसार काम किया। सुमन का व्यवहार वित्तीय सिद्धांतों में गहराई से निहित था, भले ही उसने उन सिद्धांतों को कभी किताबों में नहीं पढ़ा था। वो जानती थी कि संयम महत्वपूर्ण है, कि दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य रखना आवश्यक है और कि चक्रवृद्धि की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। उसने अपने निवेशों को भूल जाने का एक तरीका विकसित किया था, उन्हें बार बार जांचने या उनके दैनिक उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने से बचती थी। वो समझती थी कि भावनाएं वित्तीय निर्णयों की दुश्मन होती हैं। वो अपने खर्चों को भी समझदारी से प्रबंधित करती थी। अनावश्यक दिखावे या नवीनतम गैजेट्स की खरीदारी में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझती थी। उसने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से हमेशा दूरी बनाए रखी और अपने सभी बिलों का भुगतान समय पर करती थी। उसका वित्तीय जीवन एक स्थिर नदी की तरह बहता था।
धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती हुई। उसकी प्रगति आलोक जितनी तेज नहीं लगती थी, लेकिन ये टिकाऊ थी। जब बाजार ने करवट ली और आलोक के शेयर तेजी से गिरे, सुमन के विविध पोर्टफोलियो को उतना बड़ा झटका नहीं लगा। उसके स्थिर निवेशों ने गिरावट को संभाला और उसके नियमित निवेशों ने उसे कम कीमतों पर और अधिक शेयर खरीदने का अवसर दिया। सुमन की स्थिरता ने उसे न केवल वित्तीय सुरक्षा दी थी, बल्कि मानसिक शांति भी दी थी। उसे रातों की नींद खराब करने वाले बाजार के डर या लालच से जूझना नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि उसने एक मजबूत नींव बनाई है और उस नींव पर खड़े होकर वो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि वित्तीय सफलता अक्सर जटिल ज्ञान के बारे में उतनी नहीं होती जितनी कि सरल अनुशासित व्यवहार के बारे में होती है। अध्याय 4, विवेक की खोज, नारायण जी का आगमन, वित्तीय गिरावट के आक्रमण। बाद आलोक पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी नौकरी में अपनी क्षमता खो दी थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था और वो खुद को एक असफलता मानने लगा था। रातें चिंता में कटती थीं और दिन निराशा में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ गलती की। उसने सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ सीखा था, फिर भी हार गया। एक शाम एक पुराने कॉलेज मित्र से बात करते हुए आलोक ने अपने सारी निराशा व्यक्त की। मित्र ने सहानुभूतिपूर्वक उसकी बात सुनी और अंत में कहा, आलोक, तुम्हें ज्ञान की कमी नहीं है, तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति की जो तुम्हें ये सिखा सके कि इस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, खासकर जब भावनाएं हावी हों। मैं तुम्हें नारायण जी से मिलने की सलाह देता हूँ। नारायण जी एक सेवानिवृत्त वित्तीय सलाहकार थे, जिन्होंने दशकों तक इस उद्योग में काम किया था। उन्हें केवल बाजार के आंकड़ों की ही नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान की भी गहरी समझ थी। उन्हें शहर में धन के साधु के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनकी सलाह हमेशा ज्ञान और जीवन के अनुभवों से भरी होती थी। संकोच करते हुए आलोक ने नारायण जी से मिलने का समय मांगा। वो एक छोटे लेकिन आरामदायक कार्यालय में बैठे थे, जो पुरानी किताबों और पौधों से भरा हुआ था। नारायण जी एक शांत, सौम्य मुस्कान के साथ आलोक से मिले। उनकी आंखों में अनुभव और करुणा थी। आलोक ने अपनी सारी कहानी सुनाई, अपनी शिक्षा, अपने प्रारंभिक लाभ, अपनी अति आत्मविश्वास और अंततः अपनी दर्दनाक गिरावट। उसने अपनी निराशा और भ्रम को व्यक्त किया कि कैसे उसके सारे ज्ञान के बावजूद वो असफल रहा। नारायण जी ने धैर्यपूर्वक सुना, बीच में एक भी शब्द नहीं बोले। जब आलोक ने अपनी बात समाप्त की तो नारायण जी ने कुछ देर तक चुप्पी साधी रखी, फिर बोले, आलोक, तुम्हारी कहानी कोई नई नहीं है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे युवाओं को देखा है जो ज्ञान से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी वित्तीय दलदल में फंस गए। तो गलती कहाँ थी नारायण जी? आलोक ने पूछा। उसकी आवाज में एक उम्मीद की किरण थी। गलती तुम्हारे ज्ञान में नहीं थी आलोक, नारायण जी ने धीरे से कहा। गलती थी तुम्हारे व्यवहार में। तुम वित्त को केवल संख्याओं और चार्ट का खेल समझते थे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मानवीय मनोविज्ञान का खेल है। लालच, डर, उम्मीद, ईर्ष्या और अहंकार का खेल। लेकिन मुझे लगा कि मैं तर्कसंगत निर्णय ले रहा था। आलोक ने अपनी बात रखी। नहीं आलोक, नारायण जी ने सिर हिलाया। तुम अपनी भावनाओं से प्रेरित निर्णय ले रहे थे, भले ही तुमने उन्हें तर्क का जामा पहना दिया था। जब बाजार बढ़ रहा था, तुम्हें लालच ने घेर लिया था। जब वो गिर रहा था तो डर ने तुम्हें जकड़ लिया था। तुमने भीड़ का अनुसरण किया। तुमने अपने नुकसान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा किया। नारायण जी ने समझाया कि वित्तीय सफलता के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्या किया जाता है, खासकर दबाव में। ज्ञान तुम्हें उपकरण देता है, उन्होंने कहा, लेकिन व्यवहार तुम्हें उन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता देता है। बाजार को समझना एक बात है, लेकिन खुद को समझना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आलोक ने पहली बार इन बातों को इतनी गहराई से सुना था। उसे लगा जैसे नारायण जी ने उसके अंदर के उस अंधेरे कोने को रोशन कर दिया था, जहां उसकी सारी अनसुलझी पहेलियां छिपी हुई थीं। वो समझ गया कि उसे सिर्फ बाजार का विश्लेषण नहीं करना है, बल्कि अपनी आत्मा का भी विश्लेषण करना है। क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ नारायण जी?
आलोक ने आशा से पूछा। नारायण जी मुस्कुराए। ये एक यात्रा है आलोक, कोई मंजिल नहीं। लेकिन हाँ, तुम सीख सकते हो और मैं तुम्हें इस यात्रा में मार्गदर्शन करने में मदद करूंगा। हम एक साथ वित्तीय व्यवहार के उन छिपे हुए नियमों को उजागर करेंगे जो तुम्हारी किताबों में नहीं थे। आलोक को लगा कि उसे एक नया रास्ता मिल गया है। ये सिर्फ पैसे कमाने का रास्ता नहीं था, बल्कि खुद को समझने और बेहतर बनने का रास्ता था। अध्याय 5 व्यवहार की प्रयोगशाला, व्यक्तिगत कहानियाँ। नारायण जी ने आलोक को सिखाना शुरू किया कि कैसे वित्त केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि मानव स्वभाव का प्रतिबिंब है। उन्होंने आलोक को अपनी यात्रा के कई उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से समझाया कि कैसे सामान्य मानवीय पूर्वाग्रह बायसेस लोगों को वित्तीय गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। कल्पना करो आलोक, नारायण जी ने एक सुबह समझाया कि एक गांव में एक किसान है जिसने अपनी सारी कमाई एक खास फसल में लगा दी, क्योंकि पिछले साल उस फसल ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दिया था। इसे कहते हैं पीछे देखने का पूर्वाग्रह, हाइंडसाइट बायस, या हालिया पूर्वाग्रह, रीसेंसी बायस। वो ये नहीं देखता कि मौसम बदल रहा है या बाजार में उस फसल की मांग कम हो रही है। वो केवल पिछली सफलता को देखता है और मानता है कि वो भविष्य में भी दोहराई जाएगी। आलोक ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि कैसे उसने उन शेयरों में निवेश किया था जो तेजी से बढ़ रहे थे, ये मानकर कि वे हमेशा बढ़ते रहेंगे। या फिर नारायण जी जारी रहे। एक व्यक्ति जिसने एक शेयर को 100 रुपए में खरीदा और वो 80 रुपए तक गिर गया। उसे पता है कि उसे इसे बेच देना चाहिए ताकि और नुकसान न हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सोचता है जब तक मैं इसे बेचता नहीं, ये नुकसान असली नहीं है। ये हानि से बचाव, लॉस अवर्जन है आलोक। लोगों को लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा नुकसान का दर्द महसूस होता है, इसलिए वे नुकसान को स्वीकार करने से बचते हैं, अक्सर और भी बड़े नुकसान की ओर बढ़ते हुए। आलोक को अपने पिछले अनुभव की याद आ गई जब उसने अपने गिरते शेयरों को बेचने से इनकार कर दिया था। और पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस, नारायण जी ने पूछा। यह वो स्थिति है जब तुम केवल उन सूचनाओं पर ध्यान देते हो जो तुम्हारी पहले से बनी धारणाओं का समर्थन करती हैं, और उन सभी सूचनाओं को नजरअंदाज कर देते हो जो उन्हें चुनौती देती हैं। जब तुम्हें लगता है कि एक स्टॉक बढ़ेगा, तो तुम केवल उन लेखों को पढ़ते हो जो उसकी सराहना करते हैं और उन चेतावनी देने वाले विश्लेषकों को बहरा कर देते हो। ये बिल्कुल मेरे साथ हुआ था, आलोक ने स्वीकार किया। और अति आत्मविश्वास, नारायण जी ने पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम औसत से बेहतर ड्राइवर हो, औसत से बेहतर निवेशक हो। तुम अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हो और जोखिमों को कम आंकते हो। मैंने सोचा था कि मेरी शिक्षा मुझे बाजार से ऊपर रखेगी, आलोक ने धीरे से कहा। नारायण जी ने उसे भीड़ की मानसिकता के बारे में बताया, जहां लोग दूसरों के निर्णयों का अनुसरण करते हैं, यह मानकर कि भीड़ हमेशा सही होती है, भले ही उनके पास अपनी कोई जानकारी न हो। उन्होंने एंकरिंग पूर्वाग्रह का भी उल्लेख किया, जहां लोग अपने निर्णयों को एक प्रारंभिक जानकारी जैसे स्टॉक की खरीद मूल्य पर आधारित करते हैं, भले ही वो अब प्रासंगिक न हो। आलोक को लगा जैसे उसकी आंखों पर बंधी पट्टियां हट रही थीं। उसने देखा कि ये सारे पूर्वाग्रह उसके अपने वित्तीय निर्णयों में कैसे काम कर रहे थे। उसने समझा कि समस्या बाजार में नहीं थी, बल्कि उसके अपने दिमाग में थी, उसके अपने व्यवहार में थी। नारायण जी, तो इन पूर्वाग्रहों से कैसे बचा जा सकता है? आलोक ने पूछा। पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता, नारायण जी ने उत्तर दिया, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा हैं। लेकिन उन्हें पहचाना जा सकता है और उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसमें आत्मजागरूकता, धैर्य और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्होंने आलोक को एक वित्तीय डायरी रखने को कहा, जहां वो अपने निवेश निर्णयों के पीछे के कारणों और अपनी भावनाओं को दर्ज करे। अपने निर्णयों पर सवाल उठाना सीखो आलोक, नारायण जी ने सलाह दी। क्या ये एक तर्कसंगत निर्णय है या मेरी भावनाएं मुझे कहीं और धकेल रही हैं? क्या मैं भीड़ का अनुसरण कर रहा हूँ या मैंने अपना शोध किया है? ये आत्म प्रश्न ही तुम्हें इन व्यवहारिक जाल से बाहर निकलने में मदद करेंगे।
आलोक ने महसूस किया कि ये केवल स्टॉक चुनने के बारे में नहीं था, बल्कि एक बेहतर व्यक्ति बनने के बारे में था जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके और तर्क संगत रूप से सोच सके। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन आलोक को अब पता था कि उसे शुरू कहाँ से करना है। अध्याय 6, धैर्य और चक्रवृद्धि का चमत्कार। नारायण जी ने आलोक को एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, धैर्य और चक्रवृद्धि की अविश्वसनीय शक्ति। आलोक, नारायण जी ने एक दिन कहा, मुझे तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनानी है। शतरंज? आलोक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, नारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानी है कि जब एक राजा ने शतरंज का आविष्कार करने वाले ऋषि को इनाम देने की पेशकश की तो ऋषि ने एक साधारण चीज मांगी। शतरंज के पहले वर्ग पर चावल का 1 दाना, दूसरे वर्ग पर 2 दाने, तीसरे पर 4 और इसी तरह हर अगले वर्ग पर पिछले से 2 गुना। राजा को लगा कि यह एक छोटी सी मांग है। और क्या हुआ? आलोक ने पूछा उत्सुकता से। शुरू में नारायण जी ने समझाया। राजा को लगा कि उसे बस कुछ कटोरे चावल देने होंगे। पहले कुछ वर्गों पर तो ऐसा ही लगा, लेकिन जैसे जैसे वर्ग बढ़ते गए संख्या अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ती गई। आधे बोर्ड तक आते आते ये एक बड़ी राशि बन चुकी थी और अंत तक चावल के दानों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि वो पूरे विश्व के चावल उत्पादन से भी कहीं ज्यादा थी। राजा उसे चुका नहीं सका। वाह, आलोक ने कहा, ये है चक्रवृद्धि की शक्ति। आलोक, नारायण जी ने कहा, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। पैसा इसी तरह बढ़ता है, धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन अगर उसे समय दिया जाए तो वो घातीय रूप से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। नारायण जी ने समझाया कि अधिकांश लोग चक्रवृद्धि की शक्ति को नहीं समझते। वे त्वरित लाभ चाहते हैं और इसलिए वे छोटे लगातार निवेशों के बजाय बड़े जोखिम भरे दावों का पीछा करते हैं। तुम्हारी तरह आलोक, उन्होंने कहा, तुमने बड़ी त्वरित वापसी के लिए दौड़ा, लेकिन तुमने छोटे लगातार विकास की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। कल्पना करो कि तुम हर महीने एक छोटी राशि का निवेश करते हो, भले ही वो 1000 रुपए हो। अगर ये 20-30 साल तक लगातार 10-12% वार्षिक रिटर्न पर बढ़ता है तो ये एक छोटी सी राशि से कहीं ज्यादा बन जाएगा। नारायण जी ने उसे अलग अलग परिदृश्यों के चार्ट दिखाए, जहां नियमित रूप से 5000 रुपए का निवेश 25 साल में लाखों में कैसे बदल सकता है। आलोक हैरान था। उसने कभी इतने लंबे समय तक सोचने की कोशिश ही नहीं की थी। उसकी मानसिकता हमेशा अगले कुछ महीनों या 1 साल के रिटर्न पर केंद्रित थी। लेकिन नारायण जी, 25 साल बहुत लंबा समय है, आलोक ने कहा। और यही धैर्य की बात है आलोक, नारायण जी ने उत्तर दिया। वित्तीय सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग धैर्य रखते हैं, लगातार निवेश करते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते, वे अंततः विजयी होते हैं। बाजार को अपना काम करने का समय देना चाहिए। नारायण जी ने उसे उन लोगों की कहानियां सुनाई जिन्होंने युवावस्था में छोटी छोटी बचत शुरू की थी और सेवानिवृत्ति तक एक बड़ी संपत्ति जमा कर ली थी, केवल इसलिए कि उन्होंने चक्रवृद्धि को अपना काम करने दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कुछ अमीर लोग भी अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने की कोशिश में खो देते हैं, क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं और अनजाने में ज्यादा जोखिम लेते हैं। जितनी जल्दी तुम शुरू करोगे, उतना ही कम तुम्हें निवेश करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा तुम्हारे पैसे को बढ़ने का समय मिलेगा। नारायण जी ने जोर दिया, समय ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है आलोक। आलोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हमेशा उन लोगों को देखा था जो अमीर थे और सोचा था कि उनके पास कोई गुप्त ज्ञान है, लेकिन नारायण जी ने उसे दिखाया कि कई बार उनका रहस्य सिर्फ धैर्य, अनुशासन और चक्रवृद्धि को समझना था। इस पाठ ने आलोक की पूरी मानसिकता को बदल दिया। उसने समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता एक झटके में नहीं मिलती, ये धीरे धीरे लगातार प्रयासों और समय के साथ बनती है। उसे अपनी पिछली गलतियों का पछतावा हुआ, लेकिन उसे एक नई उम्मीद भी मिली। अब उसे पता था कि उसे कहाँ ध्यान केंद्रित करना है, त्वरित लाभ पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक धैर्य और चक्रवृद्धि की शक्ति पर। अध्याय 7, सुमन की सफलता का रहस्य। नारायण जी ने आलोक को न केवल सिद्धांतों से सिखाया, बल्कि उसे व्यवहार में इन सिद्धांतों को लागू होते देखने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने आलोक से सुमन के वित्तीय जीवन का अवलोकन करने को कहा। तुम्हारी दोस्त सुमन आलोक, नारायण जी ने एक दिन कहा, वो एक जीवित उदाहरण है कि मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पास शायद तुम्हारी जितनी वित्तीय डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसा व्यवहार है जो उसे वित्तीय रूप से सफल बना रहा है। आलोक ने सुमन पर अधिक ध्यान देना शुरू किया।
वो अक्सर सुमन से बातचीत करता और उसके वित्तीय निर्णयों के बारे में पूछता। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि सुमन की सफलता का रहस्य किसी जटिल रणनीति में नहीं, बल्कि बेहद सरल और सुसंगत आदतों में छिपा था। 1. बजट और बचत। सुमन हर महीने अपनी आय का एक विस्तृत बजट बनाती थी। वो जानती थी कि उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं और हर महीने कितना बचाया जा सकता है। वो पहले स्वयं को भुगतान के सिद्धांत का सख्ती से पालन करती थी। उसकी 20% आय सीधे बचत और निवेश खातों में चली जाती थी, इससे पहले कि वो किराया या बिलों का भुगतान करती। ये एक अचल नियम था। 2. कर्ज से दूरी। सुमन ने कभी भी अनावश्यक कर्ज नहीं लिया। उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड का कर्ज नहीं था और उसने अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा खर्च कभी नहीं किया। वो जानती थी कि उच्च ब्याज वाला कर्ज वित्तीय प्रगति का दुश्मन है। यदि उसे कुछ बड़ा खरीदना होता तो वो उसके लिए बचत करती, बजाय इसके कि वो कर्ज ले। 3. दीर्घकालिक निवेश। सुमन अपने निवेशों को लगातार करती थी, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। उसने कभी भी बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं की। वो नियमित रूप से म्यूचुअल फंड्स और कुछ स्थिर कंपनियों के शेयरों में निवेश करती थी। उसका निवेश क्षितिज दशकों का था, न कि महीनों का। जब बाजार गिरता तो वो घबराती नहीं, बल्कि उसे कम कीमतों पर और अधिक निवेश करने के अवसर के रूप में देखती थी। 4. भावनाओं पर नियंत्रण। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जो आलोक ने सुमन में देखी। सुमन कभी भी बाजार की खबरों या दोस्तों की टिप्स से उत्तेजित या भयभीत नहीं होती थी। उसे पता था कि भावनाएं अक्सर गलत वित्तीय निर्णयों की ओर ले जाती हैं। उसकी निर्णय प्रक्रिया डेटा और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर आधारित होती थी, न कि बाजार की अफवाहों या सामूहिक उन्माद पर। 5. सादगी और संतोष। सुमन दिखावे की दुनिया से दूर रहती थी। उसे नवीनतम फैशनेबल चीज़ों या महंगी छुट्टियों की लालसा नहीं थी। वो अपनी ज़रूरतों में खुश रहती थी और अपने पैसे को समझदारी से खर्च करती थी। उसका जीवन कम में खुश रहने के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण था। वो समझती थी कि सच्ची खुशी भौतिकवादी चीज़ों से नहीं, बल्कि शांति, सुरक्षा और रिश्तों से आती है। आलोक ने देखा कि जब उसने खुद को दिवालिया होने के कगार पर पाया था, सुमन का पोर्टफोलियो स्थिर था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी बचत और निवेश आपातकालीन स्थितियों के लिए एक मजबूत तकिया बन चुके थे। सुमन कोई वित्तीय जादूगरनी नहीं थी, उसके पास कोई रहस्यमय ज्ञान नहीं था। उसकी सफलता का रहस्य उसके साधारण, सुसंगत और अनुशासित व्यवहार में निहित था। उसने वित्तीय सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली में इतनी गहराई से आत्मसात कर लिया था कि वे उसके स्वभाव का हिस्सा बन गए थे। सुमन वो कर रही है जो हर कोई जानता है कि उसे करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में करते हैं। नारायण जी ने आलोक को एक दिन बताया, उसका व्यवहार उसके ज्ञान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो जानती है कि वित्तीय यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बाजार नहीं, बल्कि स्वयं है। आलोक ने स्वीकार किया कि उसने सुमन को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, उसे औसत माना था। लेकिन अब उसने देखा कि उसकी औसत आदतों ने उसे असाधारण परिणाम दिए थे। ये एक सबक था जो आलोक को उसकी किताबों के किसी भी सिद्धांत से ज्यादा मूल्यवान लगा। उसने सुमन की वित्तीय आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का फैसला किया, ये समझते हुए कि असली धन ज्ञान से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण व्यवहार से आता है। अध्याय 8। आलोक का परिवर्तन। आलोक ने अपने गुरु नारायण जी की शिक्षाओं और सुमन के अनुशासित जीवन का अवलोकन करने के बाद अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने का निश्चय किया। ये आसान नहीं था। सालों की पुरानी आदतों और एक विशेष मानसिकता को बदलना एक चुनौती थी, लेकिन आलोक दृढ़ था। सबसे पहले उसने एक विस्तृत बजट बनाया। उसने अपनी सभी आय और व्यय को ट्रैक करना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे सुमन करती थी। उसने महसूस किया कि वो कितना पैसा अनावश्यक चीजों पर खर्च कर रहा था। महंगे गैजेट्स, अक्सर बाहर खाना और ऐसी चीजें जो उसे वास्तव में जरूरत नहीं थी, बल्कि केवल दिखावा करने के लिए थीं। उसने उन खर्चों में कटौती की और एक निश्चित राशि हर महीने बचत के लिए अलग रखनी शुरू की। स्वयं को पहले भुगतान का सिद्धांत अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। उसने अपने बचत खाते को एक अलग बैंक में खोला ताकि उसे आसानी से खर्च न कर सके। अगला कदम था अपने निवेश दृष्टिकोण को बदलना। आलोक ने अब बाजार को पछाड़ने या त्वरित लाभ कमाने की कोशिश छोड़ दी। उसने अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाया, कम जोखिम वाले दीर्घकालिक म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में निवेश करना शुरू किया।
उसने नियमित रूप से हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करना शुरू किया, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। उसने अपने निवेशों को बार बार जांचना बंद कर दिया, ये समझते हुए कि उन्हें बढ़ने के लिए समय चाहिए। नारायण जी ने उसे धैर्य का अभ्यास करने के लिए कहा था और आलोक ने इसे गंभीरता से लिया। आलोक ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सचेत प्रयास किए। जब बाजार में तेजी आती तो वो उत्तेजित नहीं होता, जब बाजार गिरता तो वो घबराता नहीं। उसने अपनी वित्तीय डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखना शुरू किया, जिससे उसे ये समझने में मदद मिली कि कौन से पूर्वाग्रह उसे प्रभावित कर रहे थे। वो अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता और सचेत रूप से बेहतर निर्णय लेने का प्रयास करता। उसने कम से कम जानकारी लेने की भी कोशिश की, केवल विश्वसनीय स्रोतों से समाचार पढ़ा और सोशल मीडिया पर वित्तीय विशेषज्ञों की राय से दूरी बनाई। उसने ये भी महसूस किया कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम खर्च करने के बारे में भी है। उसने एक मिनिमलिस्ट जीवन शैली अपनाई, केवल उन्हीं चीजों को खरीदा जिनकी उसे वास्तव में जरूरत थी। उसने अपने घर को अव्यवस्था से मुक्त किया और अपने जीवन को सरल बनाया। इस सादगी ने उसे न केवल पैसे बचाए, बल्कि उसे मानसिक शांति भी दी। आलोक ने अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया: सेवानिवृत्ति के लिए बचत, बच्चों की शिक्षा के लिए फंड और एक आपातकालीन निधि। इन स्पष्ट लक्ष्यों ने उसे अपने निर्णयों में निर्देशित किया और उसे अनुशासन बनाए रखने में मदद की। धीरे धीरे आलोक का दृष्टिकोण बदला। वो अब ज्ञान का उपयोग व्यवहार को सूचित करने के लिए करता था, न कि व्यवहार को केवल भावनाओं से संचालित करने के लिए। उसने नारायण जी के साथ नियमित रूप से मुलाकात की, अपनी प्रगति पर चर्चा की और अतिरिक्त सलाह ली। उसकी वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसके निवेश बढ़ने लगे, उसकी बचत बढ़ने लगी और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी चिंता कम होने लगी। आलोक अब समझ गया था कि वित्तीय सफलता एक यात्रा है और उस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वयं को नियंत्रित करना है, न कि बाजार को। ये एक गहन व्यक्तिगत परिवर्तन था जिसने उसे न केवल एक बेहतर निवेशक बनाया, बल्कि एक अधिक संतुलित और समझदार व्यक्ति भी बनाया। अध्याय 9: तूफान और स्थिरता। कुछ साल बाद एक बड़ा वैश्विक आर्थिक संकट आया। बाजार में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से गिरावट आई। न्यूज़ चैनलों पर चिंताजनक सुर्खियां थीं और निवेशकों में दहशत का माहौल था। जिन लोगों ने तेजी से अमीर बनने की कोशिश की थी, वे अब भारी नुकसान का सामना कर रहे थे। आलोक ने अपनी पिछली गिरावट को याद किया, जब इसी तरह के हालात में वो घबरा गया था और भारी नुकसान पर अपने शेयर बेच दिए थे। लेकिन अब आलोक अलग था। नारायण जी की शिक्षाओं और सुमन के उदाहरण ने उसे तैयार किया था। वो शांत रहा। उसने अपनी वित्तीय डायरी निकाली और अपनी भावनाओं को दर्ज करना शुरू किया। हाँ, उसे डर लग रहा था, लेकिन वो डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दे रहा था। उसने अपने पोर्टफोलियो की जांच की। उसके विविध निवेशों ने सबसे बुरे झटके को अवशोषित कर लिया था। जिन म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में उसने निवेश किया था, वे गिर रहे थे, लेकिन वे पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए थे। उसने देखा कि उसकी दीर्घकालिक रणनीति अभी भी बरकरार थी। उसने याद किया कि नारायण जी ने कहा था, बाजार की गिरावटें निवेश करने का सबसे अच्छा समय होती हैं, क्योंकि तुम रियायती दर पर संपत्ति खरीद रहे होते हो। आलोक ने अपने बजट की जांच की। उसकी आपातकालीन निधि अभी भी सुरक्षित थी, जिससे उसे मानसिक शांति मिली। उसने अपनी नियमित मासिक निवेश जारी रखे। जब दूसरों ने डर कर अपने निवेश बेचे, आलोक ने अपनी वित्तीय योजना के अनुसार कम कीमतों पर और अधिक निवेश किया। ये उसके लिए एक अवसर था, न कि अंत। सुमन भी इस तूफान में स्थिर रही। उसकी बचत और निवेश हमेशा की तरह चलते रहे। उसने भी बाजार की गिरावट को एक अवसर के रूप में देखा और अतिरिक्त पैसा लगाकर अपनी दीर्घकालिक संपत्ति को और बढ़ाया। उसने किसी भी नकारात्मक समाचार या भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी योजना पर अड़ी रही। उसने आलोक को भी शांत रहने और अपनी रणनीति पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित किया। कई महीनों तक बाजार में उथल-पुथल रही, लेकिन आलोक और सुमन अपनी अनुशासित रणनीतियों के साथ इस तूफान में भी खड़े रहे। उनके पोर्टफोलियो को शुरुआती झटके लगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने घबराकर बेचा नहीं और बल्कि और निवेश किया, तो जब बाजार ने अंततः ठीक होना शुरू किया, तो उनके निवेश दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़े। आलोक ने देखा
कि जिन लोगों ने पिछले बाजार की तेजी में उसका मजाक उड़ाया था, वे अब गंभीर नुकसान में थे, क्योंकि उन्होंने या तो अति जोखिम लिया था या डरकर सब कुछ बेच दिया था। ये एक सीधा प्रमाण था कि वित्तीय ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि वित्तीय व्यवहार। इस तूफान ने आलोक के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। उसने सीखा कि वित्तीय बाजारों में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया नहीं बल्कि स्वयं की भावनाएं होती हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, धैर्य रख सकता है और अपनी योजना पर कायम रह सकता है, वो किसी भी वित्तीय तूफान का सामना कर सकता है। आलोक और सुमन ने इस संकट को अपनी वित्तीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना दिया, जिसने उन्हें न केवल वित्तीय रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाया। अध्याय 10 वास्तविक धन और संतोषक। कई साल बीत गए। आलोक और सुमन दोनों ने अपनी करियर में प्रगति की और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया। आलोक अब एक वरिष्ठ प्रबंधक था, ने अपनी युवावस्था की गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब एक शांत, अनुभवी निवेशक बन चुका था। सुमन ने अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू किया था और उसकी वित्तीय स्थिति अब बेहद मजबूत थी। आलोक ने नारायण जी के साथ अपनी नियमित मुलाकातों को जारी रखा था, लेकिन अब वे अक्सर दोस्ती भरी बातचीत में बदल जाती थीं। एक शाम आलोक नारायण जी के कार्यालय में बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण जी, आज मैं अपनी वित्तीय स्थिति को देखता हूँ और मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कितना आगे आ गया हूँ। मेरे पास एक मजबूत पोर्टफोलियो है, एक आरामदायक आपातकालीन निधि है और मैं अपने परिवार के भविष्य के लिए आश्वस्त महसूस करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आलोक? नारायण जी ने पूछा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं शांति से सोता हूँ, आलोक ने उत्तर दिया। मुझे अब बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं है। मुझे अब दूसरों से आगे निकलने या सबसे अमीर बनने की लालसा नहीं है। मुझे अपने पास जो है उसमें संतोष है। ये वास्तविक धन था जिसकी नारायण जी ने हमेशा बात की थी। ये केवल संख्याओं के बारे में नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता, मानसिक शांति और संतोष के बारे में था। आलोक ने सीखा था कि सच्चा धन केवल बड़ी संपत्ति जमा करने में नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपने प्रियजनों का समर्थन करने और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता में है। उसने ये भी देखा कि कैसे उसके व्यवहार में बदलाव ने उसके जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित किया था। वो अब अधिक धैर्यवान, अधिक अनुशासित और जीवन के प्रति अधिक विनम्र था। उसने रिश्तों को प्राथमिकता दी, अनुभव साझा किए और उन चीजों में खुशी पाई जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती थीं। सुमन भी अपने जीवन में खुश और संतुष्ट थी। उसका छोटा व्यवसाय सफलतापूर्वक चल रहा था और उसकी दीर्घकालिक निवेश योजना ने उसे एक आरामदायक वित्तीय स्थिति दी थी। वो अपने समुदाय में एक प्रेरणा बन गई थी, अक्सर महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और सशक्तिकरण के बारे में सिखाती थी। वो जानती थी कि उसने कभी भी बड़ी चालें नहीं चलीं, लेकिन उसके लगातार अनुशासित छोटे कदम उसे वहां तक ले आए थे जहां वो आज थी। एक दिन आलोक और सुमन एक कॉफी शॉप में मिले, जहां सालों पहले आलोक ने अपनी शुरुआती सफलताओं का घमंड किया था। याद है आलोक? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम कहते थे कि मेरा तरीका पुराने जमाने का है। आलोक हंस पड़ा। हाँ सुमन, मैं कितना गलत था। तुम्हारा पुराने जमाने का तरीका ही सबसे समझदार था। मुझे पता चला कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार ही वास्तव में धन की कुंजी है। वे दोनों अब सच्चे अर्थों में धनी थे, न केवल बैंक खातों में संख्याओं के कारण, बल्कि उन्होंने जो जीवन जिया था, जो शांति पाई थी और जिस तरह के व्यक्ति वे बन गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि धन का मनोविज्ञान केवल बाजार को समझने के बारे में नहीं था, बल्कि खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने व्यवहार को समझने के बारे में था। और उस समझ ने उन्हें वास्तविक और स्थायी संतोष दिया था। अध्याय 11 विरासत और सीख। वर्षों बाद आलोक और सुमन दोनों ही अपने समुदायों में सम्माननीय व्यक्ति बन गए। आलोक ने अपनी कंपनी में एक वित्तीय परामर्श विभाग का नेतृत्व किया, जहां वो युवा कर्मचारियों को केवल वित्तीय उत्पादों के बारे में नहीं, बल्कि वित्तीय व्यवहार और मनोविज्ञान के बारे में सिखाता था। उसने अपनी कहानी कई बार साझा की, ये बताते हुए कि कैसे उसकी शिक्षा उसे कुछ हद तक ही ले गई थी और कैसे उसके व्यवहार के परिवर्तन ने उसे वास्तविक सफलता दिलाई। ज्ञान तुम्हें बताता है कि क्या करना है, वो अक्सर कहता था, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ही तय करता है, खासकर जब दाव ऊंचे हों।
सुमन अपने सफल व्यवसाय के साथ वित्तीय साक्षरता कार्यशालाओं में स्वयंसेवक के रूप में काम करती थी, खासकर महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए। उसने उन्हें बजट बनाना, बचत करना और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करना सिखाया। सरल और व्यावहारिक तरीकों से उसकी कहानियां और उदाहरण हमेशा इस बात पर केंद्रित होते थे कि कैसे छोटी, लगातार आदतें और धैर्य समय के साथ बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। उसने वित्तीय योजनाओं की जटिलताओं पर नहीं, बल्कि अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। नारायण जी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी चमकती थीं। वो आलोक और सुमन को देखकर बहुत संतुष्ट महसूस करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वित्तीय शिक्षा में लगाई थी, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि मनुष्य का स्वभाव ही वित्तीय सफलता या विफलता का सबसे बड़ा कारक है। एक दिन जब आलोक नारायण जी के पास मिलने गया तो नारायण जी ने कहा, आलोक, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हाँ नारायण जी, आलोक ने उत्तर दिया। तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, नारायण जी ने कहा, और अब तुम दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन गए हो। ये सच्ची विरासत है, न केवल धन कमाना बल्कि धन के बारे में बुद्धिमत्ता फैलाना। आलोक ने अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसके बैंक खाते में नहीं थी, बल्कि उसके अंदर थी। आत्मनियंत्रण, धैर्य, विनम्रता और संतोष की भावना। उसने समझा कि धन केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है, जहां व्यक्ति अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है। उसने सीखा था कि वित्तीय स्वतंत्रता वास्तविक अर्थों में तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने व्यवहार का स्वामी बन जाए। आलोक और सुमन दो विपरीत धाराओं के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन अंततः वे एक ही सच्चाई पर एकत्रित हुए। वित्तीय सफलता का सच्चा रहस्य ज्ञान में नहीं, बल्कि व्यवहार में निहित है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि व्यवहार ही धन की कुंजी है, और ये सीख वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत के रूप में छोड़ गए। वित्तीय सफलता अत्यधिक जटिल ज्ञान या बौद्धिक क्षमता के बारे में नहीं है, बल्कि ये मुख्यतः अनुशासित व्यवहार, भावनाओं पर नियंत्रण, धैर्य और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को समझने और प्रबंधित करने के बारे में है। बाजार को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वयं को समझना और लगातार छोटे, सही वित्तीय निर्णय लेना।